नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। भाविक पटेल, ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के, आरएस शर्मा साहब, पूर्व चेयरमैन ओएनजीसी के, और विजय सरदाना, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कच्चे तेल के ऊपर। और क्रूड में हुआ ये है, अब तक तो आपने गिरावट वाली बात सुनी होगी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, उससे दाम नीचे आए थे। लेकिन अभी मार्केट ने थोड़ा सा यूटर्न लिया है और अब ब्रेंट का भाव एक बार फिर से $41 के ऊपर चला गया है। 2 से 2.5% की तेजी सारे क्रूड में दिख रही है। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सेंट्रल अमेरिका की खाड़ी में शैली तूफान जो आया है, उससे उत्पादन करीब 25% कम हो गया है। उसका इंपैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो 25% उत्पादन घटा है, क्या उसका जितना इंपैक्ट आना था प्राइस पे आ चुका है, जितनी तेजी आनी थी आ चुकी है, या अभी और तेजी बाकी है? इसी को समझाने के लिए हमारे साथ आरएस शर्मा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन ओएनजीसी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, बताएं सर, ये जो सेंट्रल यूएस की खाड़ी में तूफान से प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, उस वजह से जो दाम बढ़ने थे उतने बढ़ गए हैं या अभी और तेजी बाकी है? नहीं मृत्युंजय, मैं समझता हूँ जितने बढ़ने थे बढ़ गए हैं। ओवरऑल तो जैसे हमारी बातचीत होती रहती है, इस वक्त जो सेंटीमेंट, लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट तो जो है वो गिरावट की तरफ का ही है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। अभी ये जो हरिकेन जो आपने जो बताया, जो ओक्लाहोमा उधर साइड में आ रहा है, तो उसका जो असर जो है, ये जो कुछ प्रोडक्शन कट वगैरह जो हुआ है, ये शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म तो ये नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि और कुछ तेजी आएगी। उसका जो असर होना है हो चुका है। तो अभी तो सेंटीमेंट गिरावट की तरफ ही जाएगी। या तो आप ये समझ लिए, इसकी वजह से जो गिरावट हो रही थी उसमें रुकावट आ गई है और टेम्परेरी थोड़ा अप हुआ है। बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, इससे ज्यादा और तेजी अभी आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये देखिए, आपने बहुत ही डिटेल में बताया सर कि भले ही अभी शॉर्ट टर्म तेजी आई हो इस खबर के दम पे, लेकिन आगे के फंडामेंटल मजबूत नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिमांड आप देखिए ग्लोबली कम है कोरोना की वजह से, और सप्लाई जितनी है वो डिमांड के मुकाबले ज्यादा ही है। और डिमांड बहुत जल्द ठीक हो जाएगी इसकी संभावना भी नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं उनका मानना है कि कोरोना का जो संकट आया है उससे उबरने में कम से कम, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन आ जाए और हमारी रिकवरी रेट भी बढ़ जाए, नंबर भी कम आने शुरू हो जाए, तो भी इकोनॉमी को पटरी पर लौटने में करीब 2-2.5 साल का वक्त लग जाएगा। तो ऐसे में शर्मा जी, क्या प्राइस रेंज आप देख रहे हैं सर अगले 2-4-6 महीने के लिए क्रूड का? भूल गया, अभी ये जो बीपी एनर्जी आउटलुक की जो रिपोर्ट आई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा उसको रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, उसमें तो ये है कि शायद 2019 में ऑयल डिमांड पीक ऑलरेडी हो चुका है 2019 में। तो अभी तो दुनिया में इसकी जो डिमांड जो 2019 में जितनी, उससे ज्यादा नहीं होगी। हमारे देश में डिमांड बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, बिल्कुल है। और अगले 30 साल में सबसे ज्यादा डिमांड ग्रोथ इंडिया में ही है पूरी दुनिया में। पर अगर पूरे विश्व का अगर हम देखा जाए तो उसकी जो है ऑयल डिमांड पीक हो चुकी है बीपी एनर्जी आउटलुक के हिसाब से। तो ये भी जो है, उससे लगता है कि जो तेजी आने का अंदेशा नहीं है। जो स्पेकुलेटर्स जो उसको जो स्टॉकिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, अभी पीछे 2-3 दिन पहले खबर थी कि बड़े बड़े जितने BSNL जो है उसमें स्टोर किया जा रहा है,
तो अभी आउटलुक जैसे मैंने बताया कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत तेजी का अंदेशा अभी हमको लगता नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी की गुंजाइश यहाँ पर है नहीं। आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली मार्केट बहुत कमजोर है, वाकई यही सिचुएशन है भी। चलिए, लेकिन हम अब ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीरेन जी, क्रूड में अभी क्या ट्रेड बनता है? 2821 का लेवल है, 53 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या ट्रेड करना चाहिए अभी? बेसिकली 2930-40 के आसपास शॉर्ट जाना चाहिए, और टारगेट प्राइस 2770 to 2800 रख सकते हैं। हल्का सा रुझान सेल ऑन प्राइस ही रहेगा फिलहाल। ओके, ठीक है। भाविक, आप बताएं सर, ताजा भाव पर क्या किया जाए क्रूड में? जी देखिए, ताज़ा पाव में तो अभी मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आज गैप अप ही खुला है और इनफैक्ट अप ट्रेंड भी सस्टेन हुआ है। तो एक बार थोड़ा नीचे आता है 2840 2850 के करीब, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ज़्यादा आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2930 2940 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो बाय कर सकते हैं 2760 के स्टॉप लॉस से। नीचे थोड़ा आता है 2850 के करीब और टारगेट रख सकते हैं 2930 का। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई क्रूड पर कि आपको करना क्या है। चलिए, क्रूड के बाद अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिल गई है लोकसभा में, और अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू का डीरेगुलेशन यानी सरकार का नियंत्रण अब इससे खत्म हो जाएगा। आपात स्थिति में ही सिर्फ स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी और किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच पाएंगे। कृषि उपज समझौते के आधार पर बेचने की अनुमति होगी। एपीएमसी के बाहर कृषि उत्पाद बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा। किसान इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अपना उत्पाद बेच पाएंगे। किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट अब बनेगा। तो ये एक खबर, और हालांकि ये खबर तो पहले आ गई थी, लेकिन अब संसद में इसकी मंजूरी मिली है। हमारे साथ जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सरदाना जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरदाना जी, मेरा पहला सवाल आपसे सर यही होगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को मंजूरी मिली है, इसमें बदलाव को मंजूरी मिली है, इसका क्या दो तीन बड़े फायदे आप क्या देख रहे हैं तत्काल प्रभाव से? देखिए, पिछले कई सालों से, दशकों से देश के किसानों की, आपके डेवलपमेंट एजेंसीज की, पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड रही थी कि बाजार, जो किसानों का बाजार है, उसको बिचौलियों से मुक्त किया जाए। किसानों को इस बात की आजादी दी जाए कि वो जहां चाहे, जिससे चाहे व्यापार कर सके, ताकि उनको अपने हिसाब से सही दाम मिल सके। ये जो 3 कानून की आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे किसानों को ये आजादी मिल गई है कि वो सिर्फ एपीएमसी मंडी ही नहीं, जहां चाहे, जिससे चाहे डील कर सकते हैं। देश में, विदेश में, जिससे चाहे डील करें, वो उनकी मर्जी है, उनका उनके अपने हिसाब से डील करना है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए या व्यापारी के लिए या बायर के लिए या एक्सपोर्टर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से बायर आपके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है, तो उसके ऊपर सरकार सिस्टम के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है और किसान को मुआवजा दिला सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की आपने बात करी, इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कानून था, ये उस समय इस देश में आया था जब यहाँ पे शॉर्टेज थी, हम गेहूं तक आयात करते थे। आज हमारे पास सारे गोडाउन भरे पड़े हैं, मार्केट हमें दिख नहीं रहा, किसानों को समझ नहीं आ रहा कि किसको दें, किसको नहीं दें। सरकारों के पास गोडाउन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था कि जब तक आप कमोडिटी कंट्रोल ऑर्डर लगाएंगे, हम गोडाउन बनाए, 100 करोड़ रुपए लगाएं, हमने उसमें सामान रखा, अचानक सरकार फरमान आएगा कि कल सुबह तक सारे गोडाउन खाली होने चाहिए, या कोई 500 टन से ज्यादा सामान नहीं रखेगा। इस तरह की एक पॉलिटिकल रिस्क और अनिश्चितता बनी हुई थी भारत में, इसीलिए रूरल इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। ये तीनों कानून आप इन सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, किसानों को उनका हक देते हैं, और भारत जो शॉर्टेज की इकोनॉमी में था, बहुत सारी कमोडिटीज में वो सरप्लस में है, तो इस कानून का कोई औचित्य भी नहीं था।
हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, नुकसान हो सकता है, और सरकार के पास हमेशा ये अधिकार होता है इमरजेंसी में कैसे डील करें, तो वो अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है और उस पर अगर आप तस्वीर साफ कर दें तो और बेहतर होगा कि लोगों को ये लगता है कि अब जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं आलू, प्याज, दाल, तेल, इस पर अगर सरकार का नियंत्रण हट जाएगा तो बाजार में थोड़ी मनमानी हो सकती है और इसका खामियाजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ सकता है। क्या इस अंदेशा में दम है या आपको लगता है कि ये बेबुनियाद है? देखिए, जहां तक बात है जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडेड कमोडिटी है, जैसे तेल का आपने बात किया, अगर आज कोई हिंदुस्तान में तेल का भंडारण करता है और रेट ऊपर जाते हैं तो और आयात हो जाएगा, अपने आप लेवलिंग हो जाएगी। जो नैरो कमोडिटीज हैं, जैसे आपने जीरे की बात करी, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, हिंदुस्तान में होता है और कोई उसकी होर्डिंग करेगा, तो निश्चित रूप से भारत सरकार को ये पता है कि कितना प्रोडक्शन है और कितनी सप्लाई है। और अगर ये लगता है कि नॉर्मल प्रोसेस से ज्यादा कोई डेलिबरेटली मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो राष्ट्रीय हित में और सामाजिक हित में सरकार हमेशा कार्रवाई कर सकती है। कम से कम उसे ये तो पूछ सकती है कि ये माल किसका है, क्योंकि इस कानून में एक अच्छी बात ये है कि जो प्रोसेसर है उसको लिमिट से एक्सीड अपने लिमिट के हिसाब से रखने का है। मान लीजिए मैं सिर्फ व्यापारी हूँ और मेरा कोई एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं होर्डिंग करके मुनाफा कमाना चाहता हूं, उनको इजाजत नहीं है। आप कानून को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना खरीदो प्रोसेस करो। और अगर कल को सरकार को लगता है कि आपकी तो टोटल कैपेसिटी मान लीजिए साल की 5,000 टन है और आप 50,000 टन माल रख के बैठे हैं, तो इसका मतलब आपकी नीयत कुछ और है। तब सरकार निश्चित रूप से कानून में ये प्रावधान है, कार्रवाई कर सकती है। और जिसका किसी भी कृषि क्षेत्र से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए होर्डिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, उस पर कार्रवाई का प्रावधान कानून में रखा गया है। तो प्रोसेसर और व्यापारी लोगों को जो हमेशा खेती से जुड़े रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी नीयत खराब है और जो मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता है उसमें कानून का प्रावधान दिया गया है। ओके, बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव हुए हैं उसको डिटेल में समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी लासलगांव मंडी में आज दोबारा कामकाज शुरू हो गया है। सरकार के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के विरोध में कारोबारियों ने एक दिन के लिए मंडी बंद की थी। एक्सपोर्ट रोके जाने के बाद प्याज की कीमतों में 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आ गई है। 3200 रुपए क्विंटल की दर से बिकने वाला प्याज अब इनफैक्ट 900 रुपए तक की गिरावट आ गई है। 2300 रुपए के आसपास बिक रहा है। कीमतों में गिरावट के चलते किसान और नेता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग सरकार है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक हटाने की मांग की है। अब हम बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। सोने चांदी के दाम बढ़े हैं। बताएं बीरेन जी, सोने और चांदी में भी क्या किया जाए? 200 रुपए तेजी है गोल्ड में, 51,976 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड, और चांदी का भाव 54 रुपए ऊपर है। क्या करना चाहिए गोल्ड में और सिल्वर में? आज फेड की मीटिंग है तो ज़्यादा एक्शन की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी अगर लेट नाइट को सेल ऑफ आता है 51,400-500 में मिलता है तो बाय करना चाहिए। 52,200 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस 51,000 का होना चाहिए। 2 से 3 दिन का ये व्यू है। सिल्वर में 69,400 में सेल करना चाहिए। 70,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 68,500 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है। चांदी में क्या करना चाहिए भाविक जी? ऋतुजा जी, देखिए चांदी में अगर देखें तो गोल्ड से एक्चुअली थोड़ा वीक ही है और काफ़ी टाइम से अगर देखें तो 70,000 उसने सस्टेन किए नहीं। इनफैक्ट सितंबर में 70 के ऊपर भी नहीं गया। 11 सितंबर और अगर 15 सितंबर देखें तो 69,900 के करीब से ही सेल ऑफ हुआ है। तो आई थिंक 70,000 के ऊपर ही मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आज के दिन अगर उछाल आता है 69,300 69,400 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 68,500 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,200 का। ठीक है, ओके, ये रहा आपकी
चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, पूछिए सुल्तान जी। बिरेन जी से है कपास खली पे, वो माहिर है कपास खली में। मुझे ये जानना है आने वाले 4-6 महीने के लिए कपास खली कैसा लगता है, मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या भाव में लेना चाहिए नीचे में और ऊपर क्या भाव दिख सकता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। ठीक है, बताइए बीरेन जी, 4-6 महीने के लिए ये कपास खली लेना चाहते हैं, किस भाव में इनको लेना चाहिए और क्या टारगेट प्राइस ध्यान में रखना चाहिए? इस मार्केट का शेल्फ लाइफ यानी कॉटन केक का खुद का शेल्फ लाइफ 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं है, और सीजन में जो स्टॉक किया है वो 3-4 महीने में तो वो रोटिंग या इंसेक्ट इसमें जंतु हो जाता है, तो लंबा स्टॉक नहीं करना चाहिए। और इस साल इसके फंडामेंटल मुझे कोई इतने सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं, काफ़ी इसके सस्ते ऑल्टरनेटिव है, तो मैं भाव काफ़ी अट्रैक्टिव है। 3,500 जिसने देखे तो 1,800 का केक डेफिनेटली मुफ्त ही लगेगा या तो बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन मैं बाइंग रेकमेंड नहीं करूँगा इसमें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप बाइंग रिकमेंड नहीं करेंगे। अगला सवाल हितेश का है, पूछिए हितेश जी। मेरा सवाल बीरेन जी से है। बीरेन जी, कैस्टर में क्या लगता है, 4500-4700 रुपए आ सकता है क्या दीपावली से पहले? बताइए बीरेन जी। हाँ, 40,000 के आसपास की अराइवल है जो थोड़ी कम मानी जाती है, और फार्मर आर होल्डिंग मीन्स मस्टर्ड में बहुत अच्छे प्राइस मिले हैं, मूंगफली और आने वाले दिनों में सोयाबीन में भी थोड़ी सीजन आएगी, तो ऐसा लग रहा है कि ये 4400-4500 यानी 44-45 तक जा सकता है ये। ओके, ठीक है। अगला सवाल है ईश्वर जोशी का, दिल्ली से हैं हमारे साथ, पूछिए जोशी जी। सर मेरा सवाल था नेचुरल गैस में भी बाइंग बहुत ऊपर की है, 96 की, 196 की, तो इसमें क्या अच्छा 196 पर आपकी बाइंग है नेचुरल गैस में जी? अभी यहाँ से कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं? ठीक है, बताइए क्या सुझाव होगा आपका भाविक जी? देखिए नेचुरल गैस के अगर फंडामेंटल देखें तो थोड़ा अभी भी थोड़ा बेरिश है, क्योंकि आगे के 15 दिन के अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक उनको निकल जाना ही चाहिए, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। आई थिंक 166, और अगर 166 ब्रेक करता है तो वापस 150 तक के आ सकता है। तो इंट्राडे में अगर 173, 174 के करीब आता है तो निकल जाइए, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि सितंबर एंड अक्टूबर एंड के बाद ही आई थिंक थोड़ी बहुत उसमें उछाल आएगी, तब तक तो व्यू नेगेटिव ही है मेरा। ठीक है, रमेश हैं, अगला सवाल रमेश का है, पूछिए रमेश जी। सर बीरेन वकील जी से सवाल है मेरा, इस करंट रेट में निकल में क्या किया जाए? ताजा भाव में निकल में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं बीरेन जी, क्या करना चाहिए? ताजा भाव में निकल में बाय करना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस 1086 रखना चाहिए, टारगेट इसका 1122-23 रखना चाहिए, और ये 3 से 4 दिन का व्यू रखना चाहिए। नॉर्मली ये नॉइजी प्रोडक्ट है, इसमें बहुत माइक्रो मूवमेंट पकड़ने में गलतियां होने का चांस ज़्यादा है। ठीक बात है। अगला सवाल है सागर का, पूछिए सागर। सर मेरा 1 लॉट कॉपर सेल है 516 रुपए 40 पैसे का, और 1 लॉट जिंक सेल है 190 रुपए का। अच्छा ठीक है, तो बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए कॉपर काफी टाइम से अगर अगस्त और सितंबर में देखे तो 533, 534 एक रेजिस्टेंस जोन है कि जहां से उसके ऊपर नहीं जाता और वहां से नीचे सेलिंग 517, 516 तक आ सकती है। तो आई थिंक मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 534 के ऊपर अगर बंद आती है तो आप एग्जिट कर दीजिए, या तो जब तक 534 के नहीं जाती नीचे तब तक एटलीस्ट 520, 515 के टारगेट है। जिंक की बात करें तो आई थिंक जिंक ओवरऑल मुझे बहुत ही अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, ज़्यादा इसमें गिरावट के चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि जिंक अभी भी ऊपर 196, 197 तक जा सकता है। तो कॉपर में 535 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और जिंक में निकल जाइए।
ठीक है, रोशन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए रोशन। सर मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है कि गवार सीड में क्या करना चाहिए? ग्वार में क्या करना चाहिए, ओके ठीक है, बताइए बीरेन जी, ग्वार में क्या करना चाहिए अब? गवार सीड में 3850 3950 के बीच बेसिक पैटर्न है, तो 3950 के आसपास मैं बाइंग प्रीफर करूंगा। 4150 के आसपास का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस हम 3830 का रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्वार में आपको तेजी लग रही है अभी, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात तो हमने कर ली अभी, लेकिन ये बताएं भाविक जी कि चने में आज हमने ठीक ठाक तेजी बनती हुई देखी है, क्या अभी चने में कुछ और तेजी की उम्मीद की जाए? जी, चने में अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से इनफैक्ट तेज़ी देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है कि आई थिंक अभी नाफेड भी है तो वो भी स्टॉक्स ब्रोकर कर रहे हैं और आई थिंक ऊपर के प्राइसेस पे ही निकल रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि 5250 के करीब तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन आता है तो इस टाइम पे भी अगर हम देखें तो चने के प्राइसेस बढ़ते ही रहते हैं, तो टेक्निकली आई थिंक 4800 के नीचे जाएगा तो ही मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वरना एटलीस्ट 5250 5300 तक के अपसाइड दिख रही है। ठीक है, अगला सवाल है मुरली का, पूछिए मुरली जी। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार, पूछिए जी, पूछिए। हाँ, जिंक मैंने 194 में शॉर्ट करा था मैं। अच्छा, जिंक 194 पे आपने शॉर्ट किया है, तो क्या करना चाहिए बीरेन जी इनको अभी? शॉर्ट में से निकल के लॉन्ग साइड में जाना चाहिए। ये हाई बीटा एसेट है, शायद मार्केट चलेगा तो ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो 198 का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं और 192 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है बंटी का, मुंबई से है हमारे साथ, पूछिए बंटी। नमस्ते सर, मेरा सवाल है दोनों एनालिस्ट से। मैंने गोल्ड बाई किया है 51,950 पे 3 लॉट, तो इसमें अभी क्या करना चाहिए, मेरे को राय दीजिए, दोनों एनालिस्ट से। अच्छा, ठीक है, 51,950 पर आपकी बाइंग है, अभी क्या करना चाहिए बताइए भाविक जी, पहले आप बताइए। 51,950 पर इनकी बाइंग है, अभी भाव है 51,988, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, आज फेड की मीटिंग है तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी आएगी और प्री फेड कॉशन है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। ओवरऑल प्राइम मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 के बदले आप एक ही लॉट रखिए, क्योंकि आज पोजीशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव है, तो आई थिंक 51,750 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन आपकी बनाए रखिए लॉन्ग में। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 52,150 के करीब आता है, तो प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है बीरेन जी, फटाफट आप बता दें सर, क्या करना चाहिए इनको? मैंने 51,400 पे बाइंग बोला है। वैसे मैं तो ये बोलूंगा कि सब लोगों से राय नहीं लेना चाहिए, एक साथ 2 घोड़े पे बैठ लेना मतलब नहीं है। ठीक बात ठीक बात। चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, क्रूड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट डे 2840 पे मैं लॉन्ग करने के रिकमेंड करूंगा 2930 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2760 का। आपकी कॉल वीरेन जी। जिंक में बाइंग कर सकते हैं 194.50 पे, टारगेट रहेगा 198, स्टॉप लॉस रहेगा 192। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, निकल सितंबर इंट्राडे में शॉर्ट करने की राय करूंगा 1122 पे, 1105 का टारगेट और 1135 का स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में